संस्कार स्टडीज़ के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। राजस्थान जो पुस्तकालय अध्यक्ष परीक्षा है उसके बारे में पुस्तकालय विज्ञान की विषय की हम चर्चा कर रहे थे। पुस्तकालय अध्यक्ष में जो टॉपिक अपने चल रहा था सार्वजनिक पुस्तकालय, सार्वजनिक पुस्तकालयों के बारे में आपको मैंने बता दिया था। जो भी भारत के मुख्य सार्वजनिक पुस्तकालय हैं उनके बारे में अपनी चर्चा हो गई थी। आज जो टॉपिक हम लेंगे वो सार्वजनिक पुस्तकालयों से संबंधित ही टॉपिक है। RRLF, ट्रिपल RLF, इस टॉपिक के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। ये भी एक तरह से सार्वजनिक पुस्तकालयों से ही संबंधित है। भारत के लगभग सार्वजनिक जो पुस्तकालय थे उनकी हमने पिछले वीडियो में चर्चा कर ली थी। भारत के जो सार्वजनिक पुस्तकालय हैं उनमें 4 जो मुख्य सार्वजनिक पुस्तकालय हैं उनके बारे में आपको अच्छे से याद रखना है, क्योंकि उनमें से प्रश्न बनता है। एक तो राष्ट्रीय पुस्तकालय है, एक है एशियाटिक सोसाइटी है, एक है कोनिमेरा पब्लिक लाइब्रेरी और एक है दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी। इन 4 के बारे में आपको अच्छे से याद रखना है, क्योंकि इनमें से एक प्रश्न तो कंफर्म बनेगा ही बनेगा। राष्ट्रीय पुस्तकालय, एशियाटिक सोसाइटी, कोनिमेरा पब्लिक लाइब्रेरी और दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी, इनके बारे में मैं आपको बता चुका हूं पहले। ये कोलकाता में है। एशियाटिक सोसाइटी जो है वो मुंबई में है। कोनिमेरा पब्लिक लाइब्रेरी चेन्नई में है और दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी दिल्ली। भारत के जो 4 महानगर हैं उन 4 महानगरों में ये 4 सार्वजनिक पुस्तकालय हैं। और डिपोजिटरी लाइब्रेरी, इन 4 पुस्तकालयों को डिपोजिटरी लाइब्रेरी भी कहा जाता है, क्योंकि ये 4 पुस्तक प्राप्त करते हैं। जो भी कोई नया प्रकाशन होता है भारत में उसकी एक प्रति इन 4 को एक प्रति दी जाती है। तो 1954 डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट जो 1954 है, उस डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट 1954 के तहत 20 मई 1954 डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट कब लागू हुआ था? तो 20 मई 1954 से लागू हुआ था। और इस एक्ट के तहत इन 4 पुस्तकालयों को एक पुस्तक प्रत्येक प्रकाशन के द्वारा दी जाती है। इस डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट में संशोधन कब हुआ? तो 1956 डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट 1954 जो है उसमें 1956 में संशोधन हुआ था। और संशोधन क्या किया गया? तो इसमें पत्र पत्रिकाएं भी ऐड कर दी गई। पत्र पत्रिकाएं, पहले जो पुस्तकें थी उन पुस्तकों में पत्र पत्रिकाओं को और ऐड कर दिया गया। यानी कोई भी पत्र पत्रिका का नया प्रकाशन होता है, नया संस्करण होता है, उसकी भी एक प्रति इन पुस्तकालयों को भेजना आवश्यक है। और कितने दिन के अंदर? तो 30 दिन के अंदर, प्रकाशक के द्वारा 30 दिन के अंदर इनकी एक प्रति इन 4 पुस्तकालयों को भेजना अनिवार्य है। इनमें से ये 3 पुस्तकालय, राष्ट्रीय पुस्तकालय कलकत्ता, एशियाटिक सोसाइटी मुंबई, कोनिमेरा पब्लिक लाइब्रेरी चेन्नई, इनको तो 1954 में ही डिपोजिटरी लाइब्रेरी का दर्जा मिल गया था, जबकि दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी को डिपोजिटरी लाइब्रेरी घोषित किया गया था 1982 में डिपोजिटरी लाइब्रेरी घोषित किया गया था दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी। तो ये भी आपको याद रखना है। ये जो सार्वजनिक पुस्तकालय हैं, इन सार्वजनिक पुस्तकालयों से संबंधित ही एक संस्था है RRLF, जिसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। RRLF, सबसे पहले देखो इसका पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम है राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन।
राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन, पूरा नाम है RRLF का। ये भी पूछा जा सकता है कि RRRLF का पूरा नाम क्या है, तो राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 22 मई 1972 को साल्ट लेक जो कलकत्ता में है, कलकत्ता के साल्ट लेक नामक स्थान पर, साल्ट लेक कलकत्ता में 22 मई 1972 को राजा राम मोहन राय के 200वें जन्मदिन की वर्षगांठ पर इसकी स्थापना की गई। नहीं, राजा राम मोहन राय का जन्म कब हुआ था, तो 22 मई 1772 को इनका जन्म हुआ था और इनके जन्म की 200वीं वर्षगांठ पर 22 मई 1972 को स्थापना की गई थी। इस RRRLF की स्थापना मुख्यालय कहां पर है, तो साल्ट लेक कलकत्ता। तो बहुत सारे प्रश्न इसमें हो गई। स्थापना पूछी जा सकती है कि स्थापना कब, तो 1972 कहाँ हुई थी, तो कलकत्ता। यानी इसका जो मुख्यालय है वो मुख्यालय कहाँ पर है, तो कलकत्ता में इसका मुख्यालय है, ये याद रखना है। इसके अलावा 4 इसके जो RRRLF है, इसके 4 क्षेत्रीय केंद्र भी हैं और वो 4 क्षेत्रीय केंद्र कहाँ पर है, तो एक दिल्ली में है, एक मुंबई में है, एक चेन्नई में है और एक है गुवाहाटी असम में। तो ये 4 मुख्यालय तो साल्ट लेक कलकत्ता में हो गया। मुख्यालय के अलावा 4 क्षेत्रीय केंद्र और हैं इसके, एक दिल्ली, एक मुंबई, एक चेन्नई और एक गुवाहाटी असम। उत्तर पूर्व का जो क्षेत्रीय कार्यालय है वो गुवाहाटी असम में है। इसके अलावा उत्तरी कार्यालय दिल्ली में है, पश्चिमी मुंबई में है और दक्षिणी चेन्नई में है। मुख्यालय है साल्ट लेक कलकत्ता। तो मुख्यालय साल्ट लेक कलकत्ता और ये 4 क्षेत्रीय केंद्र हैं, ये भी आपको याद रखने हैं, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और गुवाहाटी असम, RRRLF के। अब आगे इसके बारे में और क्या पूछा जा सकता है, तो उसके लिए ध्यान रखना, जो RRRLF है ये सार्वजनिक पुस्तकालयों से संबंधित एक संस्था है। सार्वजनिक पुस्तकालयों से संबंधित एक संस्था है और इस RRRLF का प्रधान जो होता है वो निदेशक होता है, निदेशक। और इसके जो पहले निदेशक थे उनका नाम है BP बरुआ। आ सकता है ये याद रखना, पहले अध्यक्ष या पहले निदेशक कौन थे, तो इसके पहले निदेशक थे BP बरुआ। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन हैं, तो कंचन गुप्ता जो हैं वो वर्तमान में अध्यक्ष हैं RRRLF के। पहले BP बरुआ पहले अध्यक्ष और वर्तमान अध्यक्ष हैं कंचन गुप्ता। कौन होता है इसका अध्यक्ष, जो निदेशक होता है वो कौन होता है, तो ये जो RRRLF है ये भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत पहले एक विभाग होता था, संस्कृति विभाग। वर्तमान में ये अलग से विभाग है। भारत सरकार का जो संस्कृति मंत्रालय है, संस्कृति मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त शासी निकाय है ये राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन। भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के तहत स्वायत्त शासी निकाय है ये। तो पूछा जा सकता है कि किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है। वहां अगर ऑप्शन में आपको संस्कृति मंत्रालय मिलता है तो संस्कृति मंत्रालय ही करना है। अगर संस्कृति मंत्रालय नहीं है ऑप्शन में, फिर करना है मानव संसाधन विकास मंत्रालय। अगर संस्कृति मंत्रालय नहीं है तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय, नहीं तो संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत आता है ये राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन। और जो संस्कृति मंत्रालय के जो मंत्री होते हैं, उन मंत्री, संस्कृति मंत्रालय के मंत्री या उनके द्वारा नियुक्त जो व्यक्ति होता है वो इसका अध्यक्ष होता है और वर्तमान अध्यक्ष हैं कंचन गुप्ता। वर्तमान में भारत के संस्कृति मंत्री पूछ ले कौन हैं, तो वो हैं प्रहलाद सिंह पटेल वर्तमान में भारत के संस्कृति मंत्री हैं। तो ये जो
राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन है, ये सार्वजनिक पुस्तकालयों के लिए है और भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त शासी निकाय है। संस्कृति मंत्री वर्तमान में प्रहलाद सिंह, RRLF के पहले निदेशक अध्यक्ष BP बरुआ और वर्तमान में है कंचन गुप्ता। इसके चेयरमैन के लिए बताया गया है कि ब्रज किशोर शर्मा, RRLF के चेयरमैन जो हैं वो हैं ब्रज किशोर शर्मा। इसके अलावा इसके लिए याद रखना, ये जो राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन है, ये विभिन्न राज्यों के अंदर, भारत के जो विभिन्न राज्य हैं उनमें पुस्तकालय अधिनियम एक्ट जो है वो लागू करवाने का काम करता है। विभिन्न राज्यों में पुस्तकालय अधिनियम लागू करवाने का काम करता है। वर्तमान में भारत के 19 राज्यों में पुस्तकालय अधिनियम लागू हो चुका है और जो पुस्तकालय अधिनियम है वो वर्तमान समय में भी भारत में प्रक्रियाधीन है। मध्य प्रदेश जो है वो भारत का 20वां राज्य होगा जहां पुस्तकालय अधिनियम लागू होगा। वर्तमान में 19 में लागू हो चुका है। इन पुस्तकालय अधिनियम से संबंधित एक अलग से मैं पूरी क्लास लेके आऊंगा जिनमें विस्तार से इनके बारे में बताऊंगा। पहला जो पुस्तकालय अधिनियम है वो तमिलनाडु मद्रास में लागू हुआ था और 19वां राज्य कौन सा है तो अरुणाचल प्रदेश 19वां राज्य है भारत का जहां पुस्तकालय अधिनियम लागू हुआ था 2009 में। मध्य प्रदेश 20वां राज्य होगा जहां ये पुस्तकालय अधिनियम लागू होगा और पुस्तकालय अधिनियम विभिन्न राज्यों में लागू करवाने का काम करता है राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन। ये जो राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन है ये विभिन्न राज्यों के जो सार्वजनिक पुस्तकालय हैं उनको अनुदान भी देता है। विभिन्न राज्यों के सार्वजनिक पुस्तकालयों को अनुदान देने का काम करता है, ये भी आपको याद रखना है। सार्वजनिक पुस्तकालयों को अनुदान दिया जाता है और जो अनुदान दिया जाता है वो 2 प्रकार का अनुदान दिया जाता है, एक मैचिंग अनुदान और दूसरा है नॉन मैचिंग अनुदान। मैचिंग और नॉन मैचिंग अनुदान, मैचिंग को हम समतुल्य भी बोल सकते हैं, समतुल्य अनुदान या पूर्णतः अनुदान। राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन के द्वारा विभिन्न राज्यों के सार्वजनिक पुस्तकालयों को 2 प्रकार से अनुदान दिया जाता है, समतुल्य और पूर्णतः अनुदान। जो पूर्णतः अनुदान है तो ये पूर्णतः अनुदान यानी पूर्ण रूप से सारा भवन निर्माण के लिए या पुस्तकें खरीदने के लिए किसी काम के लिए जो पूर्णतः अनुदान दिया जाता है वो इस राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। जबकि समतुल्य जो अनुदान है, इस समतुल्य अनुदान में कुछ हिस्सा RRLF का होता है और कुछ हिस्सा राज्य सरकार का होता है। और वो किस प्रकार से विभाजित होता है तो उसके लिए ध्यान रखना, जो भी विकसित राज्य हैं भारत के, विकसित राज्यों में ये जो अनुदान दिया जाता है इसमें 50% समतुल्य जो अनुदान दिया जाएगा, 50% अनुदान राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन और 50% अनुदान राज्यों के द्वारा दिया जाएगा। जो भी विकासशील राज्य हैं उनमें 60% तो राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन और 40% अनुदान राज्य सरकारों के द्वारा दिया जाएगा। और जो भी अविकसित राज्य हैं उनमें 90% RRLF के द्वारा और 10% राज्यों के द्वारा। ये प्रश्न पूछा गया है इसलिए इसको भी आप याद रखना कि जो अनुदान दिया जाता है वो 2 प्रकार से मैचिंग नॉन मैचिंग, समतुल्य और पूर्णतः अनुदान दिया जाता है। और जो समतुल्य अनुदान दिया जाता है उसमें कुछ हिस्सा राज्य सरकार का और कुछ हिस्सा राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन का। कितना हिस्सा होता है तो विकसित में 50% विकासशील में 60 RRLF का और 40 राज्य सरकार का और अविकसित में 90% अनुदान राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन और 10% सरकार के द्वारा दिया जाता है। ये बात भी आपको याद रखनी है।
इसके अलावा ये जो RRRLF है ये और क्या कार्य करता है, तो ये एक टैगोर नेशनल फेलोशिप, सार्वजनिक पुस्तकालयों को टैगोर नेशनल फेलोशिप देने का कार्य भी इसके द्वारा किया जाता है। इसके अलावा नेपलिस का क्रियान्वयन भी किया जाता है इस RRRLF के द्वारा। अब ये नेपलिस क्या है, तो नेशनल पॉलिसी ऑन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम, नेशनल पॉलिसी ऑन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम, इसके क्रियान्वयन का काम भी इस राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन के द्वारा किया जाता है। इस नेपलिस को तैयार करने का जो काम है वो बीपी बरुआ के द्वारा। प्रश्न आ जाए कि नेपलिस को किसने तैयार किया था, तो बीपी बरुआ ने इसको तैयार किया था। और इस नेपलिस की नीति को लागू करने के लिए एक समिति का गठन किया गया था। डीपी चट्टोपाध्याय की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई थी। कब बनाई गई थी, तो 1985 में ये समिति 1985 में समिति बनाई गई और इस समिति ने डीपी चट्टोपाध्याय की अध्यक्षता में नेपलिस के लिए जो समिति बनाई गई थी उसने अपनी रिपोर्ट दी थी 1986। ये भी आपको याद रखना है क्योंकि ये आ चुका है कि नेपलिस के निर्माण के लिए जो समिति गठित की गई वो किसकी अध्यक्षता में, डीपी चट्टोपाध्याय। तो नेपलिस के क्रियान्वयन का जो काम है वो भी RRRLF के द्वारा किया जाता है। विभिन्न राज्यों में पुस्तकालय अधिनियम लागू करवाने का काम और जो भी सार्वजनिक पुस्तकालय है भारत के उनको अनुदान, विभिन्न प्रकार के अनुदान देता है ये राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन। इस राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन के द्वारा, इसके द्वारा कुछ प्रकाशन भी किए जाते हैं और जो प्रकाशन हैं वो भी आपको याद रखने हैं कि कौन कौन से जो प्रकाशन हैं वो इसके द्वारा किए जाते हैं। इसके द्वारा जो प्रकाशन किए जाते हैं उसमें एक तो है RRRLF न्यूज़लेटर। ये एक त्रैमासिक प्रकाशन है, ये इसका एक त्रैमासिक प्रकाशन है जो इसके द्वारा किया जाता है RRRLF न्यूज़लेटर। इसके अलावा एक प्रकाशन है जिसका नाम है ग्रंथाना का प्रकाशन इसके द्वारा किया जाता है। एक प्रकाशन है जिसका नाम है इंडियन लाइब्रेरीज का प्रकाशन इसके द्वारा किया जाता है। एक प्रकाशन है जिसका नाम है टैगोर बिब्लियोग्राफी का प्रकाशन इसके द्वारा किया जाता है। और एक प्रकाशन है जो है पब्लिक लाइब्रेरी डायरेक्टरी ऑफ पब्लिक लाइब्रेरी इन इंडिया, इसका भी प्रकाशन किया जाता है RRRLF के द्वारा। तो ये 5 प्रकाशन अच्छे से रट लेना, इन्हीं में से पूछा जाएगा अगर प्रकाशन इससे संबंधित पूछे जाते हैं तो RRRLF न्यूज़लेटर का प्रकाशन इसके द्वारा किया जाता है। ग्रंथाना, अच्छा क्वेश्चन है, आ सकता है परीक्षा में, याद रखना। ग्रंथाना का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है, तो राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन के द्वारा ही ग्रंथाना का प्रकाशन किया जाता है। इंडियन लाइब्रेरीज का प्रकाशन भी इसके द्वारा किया जाता है। टैगोर बिब्लियोग्राफी, इसको भी अच्छे से रट लेना। एक तो टैगोर इंडियन जो फाउंडेशन है वो फाउंडेशन पुरस्कार भी दिया जाता है इसके द्वारा। इसके अलावा टैगोर बिब्लियोग्राफी का प्रकाशन भी इसके द्वारा किया जाता है। और एक ये प्रकाशन अच्छे से याद कर लेना, डायरेक्टरी ऑफ पब्लिक लाइब्रेरी इन इंडिया, सार्वजनिक पुस्तकालयों की निर्देशिका कौन प्रकाशित करता है, तो RRRLF के द्वारा सार्वजनिक पुस्तकालयों की निर्देशिका का प्रकाशन भी किया जाता है। तो ये वाला, टैगोर वाला और ग्रंथाना, ये तीनों तो अच्छे से आपको याद करने ही करने हैं। इसके अलावा और क्या काम ये करता है, तो जो RRRLF है इसके द्वारा ही विभिन्न ग्रंथों को इसके द्वारा ISBN प्रदान किया जाता है।
विभिन्न ग्रंथों को ISBN प्रदान करने का काम कब से कर रहा है? 1985 से RRRLF जो है वो विभिन्न ग्रंथों को, पुस्तकों को ISBN नंबर प्रदान करने का काम कर रहा है। ये ISBN क्या है? तो इसका पूरा नाम याद रखना, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर प्रदान करता है, एक विशेष पहचान संख्या, पुस्तकों की एक विशेष पहचान संख्या होती है जिसका नाम है ISBN, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर। और भारत में ISBN प्रदान करने वाली संस्था RRRLF है। अब पूछा जाता है कि भारत में ISBN प्रदान करने वाली संस्था का कार्यालय दिल्ली में कब स्थानांतरित किया गया? तो याद रखना 2011। मुख्यालय कलकत्ता में है इसका, राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन का, तो 85 से प्रदान कर रहा था। लेकिन जो क्षेत्रीय कार्यालय है, दिल्ली में भी एक क्षेत्रीय कार्यालय है, और 2011 के बाद से 2011 में ISBN का जो कार्यालय है वो स्थानांतरित कर दिया गया दिल्ली। परीक्षा में आ सकता है, अच्छे से याद रखना। भारत में ISBN प्रदान करने वाली संस्था का कार्यालय दिल्ली में कब स्थानांतरित किया गया? तो 2011 में इसका जो कार्यालय है वो दिल्ली में स्थानांतरित कर दिया गया। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब ये जो ISBN है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक जो नंबर है, इसके लिए याद रखना कि 31 दिसंबर 2006 तक तो ये जो ISBN है ये 10 अंकों का हुआ करता था और इसके 4 भाग थे। लेकिन 1 जनवरी 2007 से ये जो ISBN है ये 13 अंकों का हो गया और इसके 5 भाग हो गए। ये बात भी आपको याद रखनी है। ISBN 31 दिसंबर 2006 तक 10 अंकों का हुआ करता था और इसके 4 भाग थे। और पूछ ले कि वर्तमान में ISBN कितने अंकों का है? तो 1 जनवरी 2007 के बाद में ये 13 अंकों का है और इसके 5 भाग हैं। और वो 5 भाग कौन कौन से हैं? तो वो आपको याद रखने हैं। एक है यूरोपियन आर्टिकल नंबर, एक है ग्रुप, एक है पब्लिशर्स, इसके अलावा पब्लिशर्स के एक है यूरोपियन आर्टिकल नंबर, एक है ग्रुप, एक है पब्लिशर्स, एक है टाइटल और एक है चेक डिजिट। तो ये पांचों आपको याद रखना है। एक भाग यूरोपियन आर्टिकल नंबर का होता है, एक ग्रुप का होता है, एक पब्लिशर्स का होता है, एक टाइटल का आख्या का होता है और एक चेक डिजिट का होता है। 5 भाग ISBN में वर्तमान में ये 5 भाग होते हैं। और इन 5 भागों में कितने अंक? 13 अंक। तो 13 अंक किस प्रकार से होते हैं? याद रखना, यूरोपियन आर्टिकल जो नंबर है इसमें 3 अंक होते हैं, जो ग्रुप वाला है भाग इसमें 2 अंक होते हैं, पब्लिशर्स में 4 अंक होते हैं, टाइटल जो है उसमें 3 अंक होते हैं और चेक डिजिट जो होता है उसमें 1 अंक होता है। ये आपको याद रखना है सारा का सारा। ISBN वर्तमान में कितने अंकों का? 13 अंकों का। 13 अंकों का कब से है? तो 1 जनवरी 2007 से। कितने भाग? 5 भाग। 5 भागों के नाम याद रखने हैं और कौन से भाग में कितने अंक? तो यूरोपियन आर्टिकल नंबर में 3 अंक होते हैं, ग्रुप में 2 अंक होते हैं, पब्लिशर्स वाले में भाग में 4 अंक होते हैं, टाइटल वाले में 3 अंक होते हैं और चेक डिजिट 1 अंक। चेक डिजिट जो है वो पूछा जा सकता है कितने अंक का होता है? 1। सबको जोड़ेंगे तो 13 हो जाएंगे। 3 2 5 4 9 9 और 1 10 और 3 13। तो वर्तमान में जो ISBN है वो 13 अंकों का। कार्यालय कहाँ है इसका? दिल्ली। दिल्ली कब से है? 2011 से। और भारत में ISBN कौन प्रदान करता है? RRRLF। ये इस बार आ सकता है क्योंकि पिछली बार अभी जो 29 दिसंबर को पेपर हुआ था उसमें
SSN के लिए पूछा गया था, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीरियल नंबर, इसके लिए पूछा गया था निस्केर। भारत में ISSN प्रदान करने वाली संस्था जो है वो निस्केर संस्था है, जिसका मुख्यालय दिल्ली में है निस्केर का मुख्यालय। और ये जो है ये 8 अंकों का ISSN जो है वो 8 अंकों का होता है, 8 अंकों का होता है। और ये किसके लिए है? ISBN तो ग्रंथों के लिए, पुस्तकों के लिए है, जबकि ISSN है जो आवधिक प्रकाशनों के लिए, जो पत्र पत्रिकाएं होती है, निर्देशिकाएं होती है, उनके लिए होता है, वार्षिक जो होती है उनके लिए होता है ISSN। तो ये पूछा गया था कौन प्रकाशित करता है? निस्केर। इस बार पूरी संभावना है इससे संबंधित प्रश्न आएगा ही आएगा, ISBN। तो ये मैंने आपको बता दिया, इसके लिए अच्छे से तैयार कर लेना आप। तो RRRLF के बारे में याद रखना, पूरा नाम राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन इसका पूरा नाम है। और इसका जो मुख्यालय है वो साल्ट लेक कलकत्ता में। स्थापना कब हुई थी? तो 1972 में इसकी स्थापना हुई थी। और ये सार्वजनिक पुस्तकालयों से संबंधित संस्था मानी जाती है। धन्यवाद।